हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू भिवानी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। और हम जो है भिवानी पब्लिक स्कूल में जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ क्लास 11th का, उसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और ये पार्ट 2 के तहत हम इस वीडियो को रिलीज करेंगे। इसमें हमने 4 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, 4 एमसीक्यू को देखा, और ये 5th एमसीक्यू से हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो 5th जो एमसीक्यू है, 5वां जो एमसीक्यू है, उसको अगर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के ऊपर बेस्ड है। तो जरा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अगर आपको देखना है तो देयर इज टू लीगल एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है और एक यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। यूनियन गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। और स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है दैट इज एडवोकेट जनरल। और यूनियन गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर होता है, इट मींस यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी लीगल मैटर पे कोर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कोई रिप्रेजेंट करेगा तो वो करेगा अटॉर्नी जनरल। और स्टेट गवर्नमेंट को किसी लीगल मैटर पे कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है तो उस मैटर पे सरकार का जो पक्ष रखेगा, गवर्नमेंट का जो पक्ष रखेगा, वो एडवोकेट जनरल होगा। ठीक है, इसके हेल्प के लिए एक और होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के हेल्प के लिए होता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है, ज्यादा वास्ट थिंग्स है, उसके हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। तो क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग। मतलब एडवोकेट जनरल कौन है? स्टेट गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर है। लीगल एडवाइजर है। नेक्स्ट, उसका फर्स्ट, अगर उसके स्टेटमेंट्स को देखें, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेट जनरल का जो टर्म है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्टेट जनरल का टर्म जो है, कितने दिन तक रहेगा, उसका टर्म फिक्स नहीं है। ही एंजॉय टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा और गवर्नर के प्लेजर तक रहेगा। इट मींस जो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने पसंद के पर्सन को एडवोकेट जनरल बनाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन है, और वो गवर्नर के प्लेजर तक ही वो एडवोकेट जनरल रहेगा। और अटॉर्नी जनरल है तो वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहेगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही वो है। इट मींस दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट दैट इज नॉट फिक्स बाय द, देयर इज नो फिक्स टेन्योर। अगर अटॉर्नी जनरल है तो स्टेट अटॉर्नी जनरल है तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक है, और एडवोकेट जनरल है तो गवर्नर के प्लेजर तक है। इतना ध्यान रखना है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ही होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि स्टेट जनरल है, वो होल्ड करेगा प्लेजर ऑफ गवर्नर का, जब तक प्लेजर गवर्नर की जब तक इच्छा रहेगी तब तक वो एडवोकेट जनरल रहेगा। अटॉर्नी जनरल जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा रहेगी तब तक रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर अपन इसको कट कर दे, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो आंसर तो ऑटोमेटिकली बीएनसी आ गया। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि वो गलत है तो आंसर आ गया है। लेकिन फिर भी तीसरा पढ़ लेते हैं, ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेज इम्यूनिटी दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यह है कि क्या उसको सारी प्लेजर और सारी प्रिविलेज और इम्यूनिटी, सारी सुविधाएं, सब कुछ मिला है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो एक एमएलए को मिलता है, क्या वो सारी सुविधाएं उसको मिला है? तो बिल्कुल मिला है। ऐसे ही अगर अटॉर्नी जनरल है, अगर वो अटॉर्नी जनरल है तो उसको सारी सुविधाएं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह जितनी सुविधा है वो सारी सुविधाएं उसको मिला है। बस एक सुविधा नहीं मिला है। क्या वो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन को अटेंड कर सकता है? तो बिल्कुल अटेंड कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर का या लोकसभा और पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो वहां पे कुछ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। वो वहां पर गवर्नमेंट की बात को बोल सकता है, किसी लीगल मैटर पे अपना ओपिनियन रख सकता है, किसी लीगल मैटर पे कोर्ट में क्या हुआ उस बात को कोर्ट, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे बता सकता है। बट उसको एक सुविधा नहीं है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हो या एमएलए हो,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कैन वोट इन द पार्लियामेंट। वो किसी मैटर पे, किसी गवर्नमेंट बिल पे वो वोट कर सकता है। बट जो अटॉर्नी जनरल है और सॉलिसिटर जनरल है या स्टेट सॉरी एडवोकेट जनरल है, वो किसी मैटर पे वोट नहीं कर सकता है। बाकी उसको सारी सुविधाएं मिली है, वो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन को अटेंड कर सकता है, वहां बोल सकता है, बट वहां वोट नहीं कर सकता है। ये थिंग्स है। इट मींस ऑप्शन 2 और 3 वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा अगर देखें, ये क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन ओके है। अब छठे नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगेन ट्रिकी तो नहीं कह सकता मैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बट थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैंने जूम आउट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई एम होपफुल। मैं और भी इसको जूम कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। एनसीबीसी के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देखना है। जो एनसीबीसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देखना है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको देखना है। फर्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको यह समझ में आना चाहिए कि लिखा है कि एनसीबीसी जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट जो है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा बोला है कि द कमीशन प्रेजेंट एंड रिपोर्ट टू द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो कमीशन है अपना रिपोर्ट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। सीधे क्या बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है? अगर आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग देते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले ये पता करना है। अगर आप देखें तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट 1993 में सेटअप हुआ था फॉर द बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर के लिए, बट उस समय वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड 1993 में सेटअप हुआ था, दैट वाज द स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो किसी एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने बनाया है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो है वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्ट के तहत बनाया गया है, दैट बॉडी इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। कि 1993 में स्टैट्यूटरी बॉडी था, बट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद ये बॉडी जो है ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद ये बॉडी बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का संज्ञान दे दिया, ठीक है। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, एनसी एससी है, एनसी एसटी है, वैसे एनसीबीसी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले क्या था, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो एक ही बॉडी था, उसका नाम था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर इस बॉडी का बाइफर्केशन होता है, वो बनता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक, और एक बनता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ये 338 ए के तहत ये आता है और ये 338 बी के तहत आता है। आई थिंक 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बॉडी का बाइफर्केशन होता है। था पहले एक ही बॉडी था, उसको दो भाग में बना दिया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। उसके बाद आपका जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट है, ये 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है। स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है 1993 में, बट 2018 में ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है। बॉडीज कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से? 102nd अमेंडमेंट एक्ट से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनता है, ठीक है। अब इसको क्यों बना, इसकी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा देखें तो इन द 1989 में
जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया गया था, पहले अगर आप देखें तो कास्ट रिजर्वेशन का जो पॉलिसी था, जनरल कैटेगरी था, फिर एससी था और फिर एसटी था, इनको रिजर्वेशन था। बट मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी एक कास्ट रहता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसको भी रिजर्वेशन मिलता है, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलता है। और इसको रिजर्वेशन मिलता है इसके सोशल, क्योंकि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस इसमें था। नेशनल कमीशन ऑफ ये जो आपका ओबीसी था वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, फाइनेंशियली, इकोनॉमिक, फाइनेंशियली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड था। इसको लेकर के इसको 27% रिजर्वेशन देता है बाय द वीपी सिंह गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको देखते हुए इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया था, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है। और बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नरेंद्र मोदी की जो एनडीए गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का काम किया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि दूसरा चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब एक जिसमें है वो सही करो ये दोनों, बट ये गलत है क्योंकि इसमें बोलता है एक नहीं है। अब दूसरा, द कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो कमीशन है अपना एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को नहीं देता, ये प्रेसिडेंट को देता है। बहुत टेक्निकल सा थिंग है, ये एनुअल रिपोर्ट अपना प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करता है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट जो है वो अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसको टेबल करता है, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में टेबल नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और आपका ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। आगे मूव करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन अगेन आपका ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ऑप्शन वन जो है कास्ट, ऑप्शन 2 रिलीजन, ऑप्शन 3 रिलीजन, मनी एंड लैंग्वेज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन कोड। ए जो है 1 2 3 4 5 है, बी जो है 1 3 4 है, सी जो है 2 4 5 है और डी जो है 1 एंड 2 है। अगर आप इंडिया में देखें वोटिंग पैटर्न को कौन इन्फ्लुएंस करता है, आपका कास्ट भी करता है, आपका रीजन भी करता है, रिलीजन भी करता है, मनी भी करता है, लैंग्वेज भी करता है। अब लैंग्वेज कैसे करता है? अगर आप साउथ में देखें तो देयर इज पॉलिटिकल पार्टी। तमिलनाडु की अगर आप बात करें उसमें देयर इज 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी, वन इज डीएमके, अनदर इज एआईएडीएमके, अन्ना द्रविड़ मुद्रे कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुद्रे कड़गम। देयर इज 2 पॉलिटिकल पार्टी दैट इज टोटली अपोजिंग द इन द नॉर्थ इंडियन का जो हिंदी लैंग्वेज है उसको टोटली अपोज कर देता है। दे आर प्रमोटिंग द द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, ये द्रविड़, और दे आर आल्सो शोइंग कि द्रविडियन रेस इज द सुपीरियर रेस। अगर आप देखें तो स्टालिन का जो आजकल एमके स्टालिन जो डीएमके के जो लीडर हैं उनका जो बयान है वो डेफिनेटली आपके नॉर्दर्न इंडिया के खिलाफ है। वो आर्यन, दैट ही इज ऑलवेज सेइंग द द्रविडियन रेस इज सुपीरियर बिकॉज दे आर डेफिनेटली दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द वोटिंग पैटर्न ऑफ द साउथ इंडिया। तो बिल्कुल लैंग्वेज करता है। मनी तो बिल्कुल पता है कि आपके इलेक्शन में मनी किस तरह से आपका वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। रिलीजन, धर्म जो है, बिकॉज देयर आर पॉलिटिकल पार्टी विच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जैसे आपके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो रिलीजन पे। रीजन, देयर आर सम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल इन द उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाजवादी पार्टी। इन हरियाणा देयर आर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दुष्यंत चौटाला एंड अजय चौटाला की जो पार्टी है। कास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। तो इसका बिल्कुल अगर थोड़ा सा एनालिसिस देखें तो आपको ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही लगेगा कि 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टर ऐसा है जो आपका इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात। ये और का क्वेश्चन था, इसके और में था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इजी तो नहीं कर सकता लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा। और हमने जो पेपर बनाया उस पेपर में आपको हर लाइन को पढ़ना पड़ेगा। आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ा और दूसरे लाइन को नहीं पढ़ा तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्रैक्स की तरह पढ़ना पड़ेगा और उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो इलेक्शन का जो मेथड है, इलेक्शन मेथड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी सिस्टम, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रिस्क्राइब द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ मेथड ऑफ इलेक्शन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एफटीपीटी को लोकसभा के इलेक्शन में और राज्यसभा के इलेक्शन में है क्या। अगर आप देखें तो पहले यह समझना पड़ेगा कि एफटीपीटी है क्या। देयर इज टू पैटर्न ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, वन इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अनदर इज पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पूरी दुनिया में अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर दो ही तरह का सिस्टम है, इलेक्शन का दो ही तरह का सिस्टम है, एक फर्स्ट पास द पोस्ट है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सिस्टम क्या है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन द सिस्टम ऑफ द कैंडिडेट नीड टू गेट मोर देन 50% टू गेट इलेक्टेड। इस तरह के एफटीपीटी का जो सिस्टम है इसमें 50% से ज्यादा सीट वोट लाना पड़ेगा फॉर इलेक्शन के लिए, आपको 50% से ज्यादा लाना पड़ेगा। क्या ये? अब थोड़ा सा अगर देखें तो एफटीपीटी को पहले समझना पड़ेगा क्या है एफटीपीटी, फर्स्ट पास द पोस्ट। इंडिया में दोनों तरह का पैटर्न है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है इसको जरा देखिए। आपका जितना भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर का जो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का जो एमएलए का जो इलेक्शन है, एमपी का जो इलेक्शन है, ये दोनों इलेक्शन और लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, ये सारा इलेक्शन जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। लेकिन आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन है, वो पीआर सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से होता है। अब एफटीपीटी में क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रहा है, इलेक्शन है, उसमें 15 मेंबर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, 15 मेंबर आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ए बी सी डी ऐसे करके 15 मेंबर है। अब उसमें से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट आ गया, ये नहीं देखा जाएगा कि किसको आधे से ज्यादा वोट है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट आ गया, जैसे ए बी सी डी को मैं लेता हूं, इसको 10 वोट आया, इसको 12 वोट आया, इसको 11 वोट आया और इसको 9 वोट आया। अब इसमें से कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा? इसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट आ गया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसने सबसे ज्यादा वोट स्कोर किया वो जीतेगा, इट मींस बी कैंडिडेट जीतेगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में है कि आपको जितने कंटेस्ट कर उसमें सबसे ज्यादा वोट किसको है वो जीतेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि आपको एक प्रोपोर्शन का रिप्रेजेंट मतलब 50% प्लस 1 का फॉर्मूला इसमें लगता है। ये लोक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में ये चलता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट आ गया, जितने कैंडिडेट कंटेस्ट कर उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट आ गया वो जीतेगा। पीआर में क्या है कि जो सब ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, इसमें से 50% से ज्यादा वोट लाया तो वो कैंडिडेट जीतेगा। एफटीपीटी में जो सबसे ज्यादा वोट लिया वो जीतेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड ऑफ इलेक्शन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। भाई राज्यसभा में तो बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने देखा राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है। लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है बिल्कुल। तो ए वन जिस मैं उसको सही करूं, एक में 1 है, एक जिस मतलब एक फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सॉरी। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहां गलत है। इसमें तो 1 बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब बच गया आपका ये और ये, मतलब बी और डी में देखना है। डी बोल रहा है इन दिस सिस्टम कैंडिडेट नीड टू गेट मोर देन 50% टू गेट इलेक्टेड। इस तरह के सिस्टम में कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट लाने पड़ेंगे, नहीं। ये तो पीआर में सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज्यादा वोट ले आएगा वो जीत जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। तो जीतता कौन है?
नाइदर वन नॉर टू, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। क्लियर है? आगे की तरफ मूव करें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, फिर से वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको मैं बता चुका हूं तो ये आई थिंक आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में मैं ये कॉन्सेप्ट को बता चुका था। कंसीडर फॉलोइंग पेयर फीचर बोरोड फ्रॉम, कहां से ये फीचर बोरोड किया गया? फर्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया? ये बिल्कुल बात सही है कि ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया गया, बिकॉज हमने कई बार देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, नॉन जस्टिसिएबल है, विजन डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के लिए, विजन डॉक्यूमेंट है, बट कोर्ट अपने फोर्सेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना करके अपने डोमेन के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल नहीं आया है, ये बिल्कुल आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने वहां से लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब 2 नंबर जहां जहां वहां कट करें, यहां कट करेंगे और यहां कट करेंगे, अब आपकी प्रोबेबिलिटी 50% सही होने की है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में, क्या ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। अब क्या है ये ज्वाइंट सिटिंग, इसको जरा समझते हैं भाई। ज्वाइंट सिटिंग क्या है? ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग, अब देयर इज 2 हाउस इन पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा, दैट इज कॉल्ड लोअर हाउस, another is राज्यसभा, that is called अपर हाउस। एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ज्वाइंट सेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ज्वाइंट सेशन होगा? नहीं होगा, कट कर दिया हूं, बिल्कुल नहीं होगा। भूल जाना है कि ज्वाइंट सेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होगा, याद रखना है। अब ज्वाइंट सेशन कब होगा? सिंपल, कोई बिल है और वो बिल अगर लोकसभा पास कर रहा है और राज्यसभा नहीं कर रहा है, या राज्यसभा कर रहा है लोकसभा नहीं पास कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सीटिंग को कॉल कर सकता है, बट उसको चेयर कौन करेगा? कॉल तो प्रेसिडेंट करेगा ज्वाइंट सीटिंग के लिए, बट चेयर करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन चेयर करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ एलएस, लोकसभा का जो स्पीकर है। कॉल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा कॉल, बट चेयर कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको चेयर करेगा। और उसमें देखा जाएगा कि दोनों का मिलकर, फॉर एग्जांपल लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो 545 है और राज्यसभा का 250 अगर है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो 552 है, तो इस दोनों का स्ट्रेंथ को देखा जाएगा उस दिन क्या स्ट्रेंथ है, और फिर दोनों के स्ट्रेंथ का हाफ करके वो बिल पास होगा। अगर वो बिल लोकसभा पास कर रहा है, राज्यसभा नहीं कर रहा है, राज्यसभा कर रहा है, लोकसभा नहीं कर रहा है। ये कब हो रहा है? फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसका लोकसभा में तो मेजोरिटी है, बीजेपी अकेले 303 सीट है और अलायंस को मिला के 350 से ज्यादा है, तो कोई बिल लोकसभा में पास हो रहा है, लेकिन राज्यसभा में अगर वो बिल अटक रहा है, तो ऐसे सीटिंग में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है ज्वाइंट सीटिंग के लिए, और ज्वाइंट सीटिंग में दोनों को देखा जाएगा, दोनों का हाफ से ज्यादा अगर मेजोरिटी बन रहा है उस बिल पे, तो बिल पास हो जाएगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। इफ देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। ये हो गया आपका 1 और 3, सी आंसर बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, फंडामेंटल राइट आपका यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और ज्वाइंट सीटिंग जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बिल्कुल आपका यूएसएसआर, आपका रशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी का मॉडर्न रशिया है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वहां से आपका एफटी आया, फंडामेंटल ड्यूटी आया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर बेसिक फंडामेंटल राइट आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो नहीं होगा। अगर आपने सारे फंडामेंटल राइट को पढ़ रखा है तो बेसिक थिंग्स अगर पता है तो वो हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स abolishes अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस एज ए फंडामेंटल राइट? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है? अनटचेबिलिटी बोलता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना है,
किस आर्टिकल में है, सबसे पहले ये देखना है कि याद करना है किस आर्टिकल में है आपका अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में आपका अनटचेबिलिटी है, 17 में जो है वो अनटचेबिलिटी है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट कहां से है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और उसमें भी मेनली 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद कल्चरल सॉरी राइट टू एजुकेशन, उसके बाद आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद है राइट कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज को राइट्स है, और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट्स है। अब अगर आप देखें तो सारे राइट्स को डिवाइड किया गया है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की गई है। इसमें 14, 15, 16, 17 और 18। आपका राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 टू 22 के बारे में आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है वो आपका आर्टिकल 23 और 24 में है। उसके बाद एक बनता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में है। उसके बाद राइट फॉर द माइनॉरिटीज के लिए भी राइट है, वो आर्टिकल 29 और 30 में है। और ये जो आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में है, जिसको बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि इफ योर एनी फंडामेंटल राइट इज वायलेट तो यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 32 कि भाई अगर आपका फॉर क्या है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोविजन कौन देता है, ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये बताता है कि आपका आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, 32 तो यह है कि आर्टिकल 17 के अंदर आता है अनटचेबिलिटी, या 14 से लेकर 17 के 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। ये आर्टिकल ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पता है, बेसिक से क्वेश्चन है और आप 6th 7th 8th क्लास से इसको पॉलिटी में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 10th में थोड़ा सा मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया 11th क्लास में, तो बस राइट टू इक्वालिटी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 एंड 24 है, राइट टू फ्रीडम में 19 एंड 22 है, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट है 25 टू 28 है, फिर माइनॉरिटी को जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर द माइनॉरिटी है ये 29 और 30 में है, और राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 21A अंदर फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन टेक्निकल सा क्वेश्चन, बिल्कुल टेक्निकल सा क्वेश्चन है, दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट टेक्निकल सा क्वेश्चन है। Which of the following has the power to admit new state into the Union of India? ध्यान से पढ़ना है, किसको पावर है न्यू स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में कर सकता है। Which of the following have the power to admit new state in the Union of India? किसको पावर है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर न्यू स्टेट को ला सकता है? पार्लियामेंट को पावर है, प्रेसिडेंट को पावर है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर है, या सुप्रीम कोर्ट को पावर है? अगर थोड़ा सा टेक्निकल पता हो तो ये सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, मारो इसको, हटाओ, डी ऑप्शन को हटाओ। प्रेसिडेंट को भी इतना पावर नहीं है कि वो न्यू स्टेट को इंडिया के साथ ला सकता है। फॉर एग्जांपल कल पाकिस्तान को हम लेते हैं, कल पाकिस्तान का कोई स्टेट बोले कि जी मैं भारत के साथ, इंडिया के साथ में आ रहा हूं, मुझे भारत के साथ आना है, या कल इंडिया अटैक करे और पाकिस्तान का जो आपका कराची प्रोविंस है या पंजाब है, मेजर पंजाब है, हम तो ज्यादातर पंजाब को ही चाहेंगे हम उसको ले, तो पंजाब को हमने इंडिया के अंदर ले लिया, या गवर्नमेंट या पंजाब चाहता है कि मैं इंडिया के साथ मर्ज करूं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। अब बचा दो ऑप्शन, यूनियन गवर्नमेंट कर सकता है या पार्लियामेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल थिंग्स को देखेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आपको दोनों में बीच में कंफ्यूज होंगे, क्या यूनियन गवर्नमेंट होगा या पार्लियामेंट होगा? तो करेक्ट आंसर है कि पार्लियामेंट कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट उसको एडमिट कर सकता है, पार्लियामेंट उसको किसी न्यू स्टेट को ले सकता है। मतलब आर्टिकल 2 और 3 को अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 में क्या है कि किसी भी न्यू स्टेट का क्रिएशन, फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर का कोई स्टेट इंडिया में आ सकता है, तो वो आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में है कि न्यू स्टेट के बाद, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू स्टेट है
और इंडिया के अंदर ही कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, वो दो अलग भागों में डिवाइड होना या उसका नाम चेंज, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा को ही लूं, हरियाणा का मैं इफ हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो हरियाणा को दो भाग में डिवाइड करे, वैसे तो करना नहीं चाहिए कि बहुत छोटा हमारा राज्य है तो हम उसको दो भाग में नहीं डिवाइड करें, बट मैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेता हूं कि वो बहुत बड़ा राज्य है और वो दो भाग में डिवाइड करने का सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे, ठीक है। तो क्या वो आर्टिकल 2 से कर सकता है या 3 से? आर्टिकल 3 से कर सकता है कि आपका उत्तर प्रदेश को एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश, तो कर सकता है डिवाइड, बट उसको पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट में इसको हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट का नाम चेंज, जैसे अभी हमने उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, अब उड़ीसा हो गया, तो इसका नाम चेंज करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बट इसमें एक प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट चेंज करे और सेंट्रल उसको अप्रूवल दे दे नाम चेंज करने में। मतलब स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करने का, तो पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यूनियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को है, यूनियन नहीं कहूं मैं, पार्लियामेंट को है, बट अगर बाउंड्री चेंज करने का पूरा पावर पार्लियामेंट को है, बट वहां पर अगर आता है किसी स्टेट का नाम चेंज करना, उसका भी पावर सेंटर को है, यूनियन पार्लियामेंट को है, लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेचर उसको चेंज करके सेंटर को भेजता है और सेंटर उस पर यस कर देता है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। उड़ीसा का जैसे कि नाम चेंज हुआ, ठीक है। तो किसी भी न्यू स्टेट को एडमिट करना है यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब फॉरेन स्टेट को, फॉरेन स्टेट का कोई स्टेट इंडिया में आना चाहे, या इंडिया का विद इन द स्टेट का न्यू स्टेट का बनाना है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद से भी रिसेंट तेलंगाना बनाया, जम्मू कश्मीर में आप देखिए न्यू स्टेट को बनाया कि जम्मू एंड कश्मीर इज वन, लद्दाख इज वन यूनियन टेरिटरी, तो ये बनाने का काम पार्लियामेंट ने किया, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है, पार्लियामेंट ने किया है। तो ये बिल्कुल आप कंफ्यूज यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच में, बट टेक्निकल देखें तो आर्टिकल 2 और 3 को पढ़ेंगे तो ये जो आर्टिकल 2 और 3 है वो बोलता है पार्लियामेंट है पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट विद इन द इंडिया, और फॉरेन का कोई स्टेट अगर इंडिया में आना चाहता है, बाउंड्री का फॉरेन का कोई स्टेट वो इंडिया में आना चाहता है, या इंडिया ने किसी स्टेट को बाय वॉर, बाय इन कैप्चरिंग ऑफ द टेरिटरी अगर ले लिया है, तो वो आ सकता है, तो वो पार्लियामेंट उसको कर सकता है, एडमिट कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर ये है पार्लियामेंट, न्यू स्टेट को एडमिट करने का पावर पार्लियामेंट को है। ये फिर से एक टेक्निकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हुए। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नन ऑफ द एबव, नोटा नन ऑफ द एबव। आप में से किसी ने वोट तो नहीं डाला होगा क्योंकि सारे 18 साल से कम के हैं, बट उनके मम्मी पापा ने श्योर वोट डाला होगा। तो बैलेट पेपर को देखे या ईवीएम को देखे, तो ईवीएम ये है, ये ईवीएम मशीन है, उसका एक कंट्रोलिंग यूनिट अलग है, बैलेटिंग यूनिट अलग है। मैं ईवीएम का मॉडल दिखा, ईवीएम है, उसमें यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ कैंडिडेट का नाम है और यहाँ उसका सिंबल है, ऐसे करके। ठीक है, ये 1 2 ये कैंडिडेट नेम है, ये उसका सिंबल है, और यहाँ एक बटन है, उस बटन को प्रेस करना है, और नीचे में एक लिखा है NOTA, नोटा। नोटा मतलब क्या है कि आपने जितने कैंडिडेट हैं उसमें से आपको एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, जितने कैंडिडेट हैं उसमें से आपको एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप वोट नहीं डालते हो, तो वो आपका लीगल राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, दैट इज ए लीगल राइट, वो वायलेट हो रहा है। अब वोट इलेक्शन, फिर वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो आपको वोट डालना है, तो आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा, तो आप इस बटन को दबाएं, नोटा, नन ऑफ द एबव, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, ठीक है। अब उसमें एक नोटा समझ में आ गया कि फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में नोटा का सिंबल है। आप में जितने कैंडिडेट उसमें से कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं इन द ईवीएम, और बैलेट पेपर पे भी नोटा पे आप स्टैम्प लगा के डाल दे, तो आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। इतना बस याद रखना, नोटा का मतलब ये। अब इसका पहला स्टेटमेंट क्या आता है? द वोट पोल अगेंस्ट द नोटा ऑप्शन इज काउंटेड एज टोटल वैलिड वोट बाय द कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैंडिडेट। क्वेश्चन है कि द वोट पोल अगेंस्ट नोटा ऑप्शन इज काउंटेड एज टोटल वैलिड वोट पोल अगेंस्ट द कंटेस्टिंग कैंडिडेट
फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्निंग ऑफ द सिक्योरिटी। नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी का तो है कि आपको जितना वोट पोल हुआ उसका 1/6 अगर वोट आपको नहीं मिला, ठीक है, टोटल वोट का अगर 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिला तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड जमानत जब्त हो जाना। सिक्योरिटी आपकी डिपॉजिट, नहीं वोट पोल हुआ उसका 1/6 अगर आपको वोट नहीं मिला तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी का अमाउंट है फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आई थिंक वो 50,000 के आसपास का वो है, और लोकल बॉडीज के लिए 10,000 के आसपास का वो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो डिपॉजिट हो जाएगा, वो आपका जब्त हो जाएगा। इन द 2014 के इलेक्शन में मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वाराणसी से, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई थी। सेकंड है, इफ even if the nota vote is more than the vote poll by the candidate who are secure large number of votes shall be declare elected। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट को 10 वोट मिला, इसको 9, इसको 4, इसको 6, इसको 11, इसको 2, इसको 6 तो नहीं, इसको 7 कर देता, 7, इसको 3, इसको 13 और नोटा पे पड़ गया 17। तो कौन कैंडिडेट विन करेगा आपको ये देखना है। एक को ऐसे करके, एक को 10 मिला है, 9, 4, 6, 11, 2, 7, 3 और 13, और उसके बाद नोटा को मिला सबसे ज्यादा 17 वोट, तो विनर कौन होगा? तो विनर अगर आप देखें तो इंडिया में इलेक्शन होता है FTPT से होता है। विनर जो होगा वो सबसे ज्यादा वोट किसने लाया? नोटा को हटा दे, नोटा का जीत और हार से कोई लेना देना नहीं है, नोटा को आप हटा दीजिए, और जो सबसे ज्यादा वोट जिसने लाया, जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो 13, जो कैंडिडेट ने 13 वोट लाया वो जीत जाएगा, और नोटा का कोई कंसिडरेशन नहीं है, मतलब ये कैंडिडेट जो है विनर हो गया, इलेक्टेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये क्वेश्चन है, इवन द नोटा इज मोर देन, तो बिल्कुल नोटा ज्यादा भी है, फिर भी जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो जीत जाएगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, द वोट पोल अगेंस्ट द नोटा ऑप्शन is counted as total valid vote by the contesting election for the purpose of retaining of the security of the total vote नोटा के अगेंस्ट अगर है तो क्या वो टोटल वोट जो कंटेस्टिंग हो रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए है? तो नहीं। नोटा में अगर ज्यादा वोट पड़ गया क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा? टोटल वोट में अगर 1/6 वोट अगर आपने नहीं लाया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सिक्योरिटी है वो आपका फ्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है, इसको आप देख लेना। अगले क्वेश्चन के और मूव करें। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं कि फिर ये नोटा की क्या जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण डाला था कि आपका जितने कैंडिडेट उसमें से आपको कोई चॉइस नहीं करना है, तो आप नोटा दबा सकते हैं, बट ज्यादा वोट अगर नोटा को पड़ गया तो क्या रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है उसमें से कौन विनर होगा? जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो विनर होगा, दैट इज द वर्डिक्ट। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थ्योरी नाम से बुक है, उस बुक से सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, Who is often considered as the father of modern political thinking? कौन फादर है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का? फादर कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी है मैकियावेली। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है मैकियावेली जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है वो मैकियावेली है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से 8 से है, सॉरी 7 से है, उसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है उसमें से लोकल बॉडीज के बारे में क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपलसरी प्रोविजन फॉर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? आपका जो 73rd और 74th हुआ था, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां संविधान संशोधन, उसका 73rd से आपका रूरल लोकल बॉडीज आया और 74 से अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया। एक से रूरल लोकल गवर्नमेंट आया, एक से अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया। तो कौन सा कंपलसरी प्रोविजन है? अब वन स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो है 3 टियर सिस्टम, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, ऑप्शन 3 है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमन, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना है, फोर्थ जो है ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, पंचायत को फाइनेंशियल पावर देना, और फिफ्थ जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी इन लोकल बॉडीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन, क्या ये कंपलसरी है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को उसमें से अगर आप देखो तो पेज चैप्टर स्टार्ट होता है, चौथे पेज में एक बड़ा सा ग्राफ, एक बड़ा सा
दिया है कि पंचायत किस किस एरिया में पंचायत को पावर है, रूरल लोकल बॉडीज को पावर है लॉ बनाने का, और किस किस एरिया में वो देख सकता है। 3 tier गवर्नमेंट इज द कंपलसरी प्रोविजन। बिल्कुल 3 तरह का है। एक ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है जो ब्लॉक लेवल पे है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है। ये है, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, ये बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा होगा, ये भी सही बात है। तीसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमन, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना। 73rd अमेंडमेंट से 33% सीट जो है लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए आरक्षित है, बट कुछ स्टेट ने इसको अपने स्टेट लेजिस्लेचर से पास करके उसको 50% कर दिया। इन पंजाब, इन द हरियाणा दैट इज 50% का कैप है। आप 50% सीट रिजर्व है फॉर द लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए। बिहार में भी 50% है, बट 33% तो ऑल ओवर इंडिया है, रिजर्वेशन है, ये कंपलसरी प्रोविजन है। 33% ने सेंट्रल ने बोला है, बट स्टेट ने उसको कैप को बढ़ाया है, 50% कर दिया है। तो हरियाणा में 50% है, बिहार जैसे स्टेट में भी 50%। फोर्थ बोलता है, मतलब तीसरा तो 1 2 3 देखना है, 1 2 और 3, मतलब 1 तो इसको काटो और इसको काटो, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब बचता है ऑप्शन ए 1 2 3, और ऑप्शन बी बता 1 2 3 4। चौथा देखें कि ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, क्या पंचायत को फाइनेंशियल पावर का प्रोविजन है, कंपलसरी प्रोविजन है? नहीं, कंपलसरी प्रोविजन नहीं है ये। पंचायत को फाइनेंशियल पावर देने का कंपलसरी प्रोविजन है, ये गलत है। और चौथा तो वेग आंसर बिल्कुल मुझे लग रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी इन द लोकल बॉडीज, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल बॉडी में कोई रिप्रेजेंटेशन है? ये बिल्कुल वेग सी बात है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल बॉडीज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसमें सरपंच और कहीं स्टेट में वो मुखिया होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है। एमपी का कोई रिप्रेजेंटेशन है? हाँ, एमपी का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक स्कीम निकाला था प्रधानमंत्री ने 2014 में, अभी भी वो कर रहा है, कि एमपी लेड स्कीम है, एमपी लेड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे करके कुछ स्कीम है एमपी लेड। उसमें क्या है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो उसमें से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए, किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वहां पे हॉस्टल्स के लिए, वहां पर वाटर सैनिटेशन को डेवलप करने के लिए, हाइजीन को डेवलप करने के लिए अपने 5 करोड़ रुपए में से उसको खर्च कर सकता है। ये एमपी लेड का पैसा मिलता है। दूसरा था कि एक और था कि आप हर एमपी को, मतलब हर साल एक गांव अडॉप्ट करना है और उस गांव को स्मार्ट विलेज बनाना है, बट दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द लोकल बॉडीज एंड दैट इज नॉट द कंपलसरी प्रोविजन। सरकार आई थी तो उन्होंने बोला कि आप हर साल एक अपने 5 साल का टेन्योर है, हर साल आप एक किसी गांव को एज ए स्मार्ट गांव बनाने के लिए आप ले, बट दैट इज वन ऑफ द फेलियर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1 2 3 ये सही है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट अगर आपने डिटेल में उसको 14 प्रोविजन है उसको आपने देखा होगा तो आंसर हो जाएगा आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल थ्योरी का फिर से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट आर द पर्पस ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट? भाई किसने किया सिविल डिसोबीडिएंट? सबसे पहले देखना है हु कंडक्ट सिविल डिसोबीडिएंट इन इंडिया। एमके गांधी। कब किया? 1930 में किया। साल्ट मार्च जो था वो सिविल डिसोबीडिएंट था। नॉन कोऑपरेशन 1920 में किया था कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। नॉन कॉपरेशन उसमें है टू इंसाइट वायलेंस एंड चॉइस। भाई गांधी का तो सब सिविल डिसोबीडिएंट में वायलेंस का था ही नहीं, हटाओ फालतू की बातें हैं। दूसरा है टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो डायरेक्ट, इतना तो गांधी का ये सिविल डिसोबीडिएंट का कुछ नहीं था, इसको भी करो। टू पर्पस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ पीसफुली, और दूसरा है टू फॉर्म द न्यू पॉलिटिकल पार्टी। भाई गांधी का कोई मकसद नहीं था पॉलिटिकल पार्टी वट्टी बनाने का, सिविल डिसोबीडियंस से कोई मकसद नहीं था पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। अगर आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में गांधी का आइडियोलॉजी है, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, आपका नेल्सन मंडेला को लेकर के फ्रीडम को है, और आंग सान सूची को लेकर के फ्रीडम में है। तो उसमें देखे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ इन पुश पीसफुल मैनर, ये था सिविल डिसोबीडिएंट का मतलब। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा भी 10th क्लास में अगर ये पढ़ा होगा कि सिविल डिसोबीडिएंट गांधी ने किया था, गांधी ने क्यों किया था? सॉल्ट लॉ को, एक अनजस्ट जो लॉ था उसको पीसफुल मैनर से ब्रोक किया था। अनजस्ट जो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा रखा था सरकार, गांधी ने क्या किया कि
साबरमती, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, वहां से चले और दांडी नाम से जगह जो था समुद्र के किनारे, वहां जाकर के 270 किलोमीटर का या जो भी 200 से अब किलोमीटर का था, वहां जाकर के पानी में, बगुने में पानी लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं, नमक बनाते हैं और नमक अपने जीप पे रखते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमने आपके अनजस्ट जो लॉ है उस लॉ को पीसफुल मैनर से हमने इसको ब्रोक किया। यही था। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, अगर आपने कभी देखा होगा, गांधी के ऊपर एक हॉलीवुड में एक मूवी बनी है, कभी आप देखना, कभी टाइम मिले तो उस मूवी को देखना। 10th क्लास का एक टॉपिक है, चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। उस पूरे चैप्टर को अगर समझना है तो मूवी 4 घंटे का मूवी, आराम से पेरेंट्स के साथ देखे। पूरा मूवी बहुत अच्छा है, गांधी के ऊपर बना है कि व्हाट्स द रोल ऑफ गांधी, तो उसके ऊपर है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्टफुल लॉज पीसफुली। ठीक है, ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, ये फिर से मैं ट्रिकी डाला हूं, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए उस क्वेश्चन में एक ही मोटिव रहा कि ऐसा नहीं कि अगर आपका पूरा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे दो क्वेश्चन ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश किया। द ओथ हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के गवर्नर को ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, और ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट। कि गवर्नर जो है उसको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट, क्या देश का राष्ट्रपति दिलाता है, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट दिलाता है, और ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट। अब भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, गवर्नर कहां होता है? स्टेट में होता है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है। दोनों पोस्ट इक्विवेलेंट है, एक पोस्ट जो है स्टेट लेवल पे है, एक पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इसको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। इसको ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस तो दिलाएगा नहीं, क्योंकि इसको दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, क्योंकि बहुत सारे हाई स्टेट में 2 स्टेट मिला के हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा है द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो वो जिस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको दिलाएगा शपथ। प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिलाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट दिलाएगा। ठीक है, गवर्नर का टेन्योर प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहे वो पर्सन गवर्नर रह सकता है, उसका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही ज्यादातर होता है। ये क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक और में हमने एक क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन है मिस्टर एक्स वाई जेड वांट्स टू बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट जज। एक्स वाई जेड एक पर्सन है, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहता है। व्हाट आर द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बिकेम डिस्ट्रिक्ट जज? मिनिमम एज क्या? मिनिमम एज है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, क्या मिनिमम एज प्रिस्क्राइब है? थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन है भाई। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए मिनिमम एज क्या है? ऑप्शन ए है 21 ईयर, ऑप्शन बी है 25 ईयर, ऑप्शन सी है 35 ईयर, एंड ऑप्शन डी है नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है भाई। आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज जो है वो आपका लोकल बॉडीज के लिए ये आपका 21 ईयर है, याद रखना है। 25 साल नहीं, 21 साल है। आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, एलएस का, तो ये आपका 25 ईयर है। लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना है तो ये भी 25 साल है। लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, इट मींस आपको एलएलबी करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी, एलएलबी, और उसके बाद आपको बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करके फिर हर स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन लेता है। हर स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम लेता है। अब वो एग्जाम आप क्लियर करें और क्लियर करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट लेता है, और वो एग्जाम क्लियर करके आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, मिनिमम एज कहीं मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक नो प्रॉब्लम। इसके और में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, दो ऑप्शन के बीच में फिर से यहां मैं कंफ्यूज करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है कि दो ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो। इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ए कैंडिडेट
इज डिक्लेयर विनर हु, एक कैंडिडेट विनर डिक्लेयर करेगा, कौन सा कैंडिडेट होगा? ऑप्शन ए सिक्योर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट, जो सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट का, तब ये जानना पड़ेगा पोस्टल बैलेट क्या है, इसको देखेंगे। ऑप्शन बी है बिलोंग टू द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कंट्री, नहीं नहीं, कंट्री में हाईएस्ट वोट, ये भी नहीं है। सी हैज मोर वोट देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबसे ज्यादा जिसको वोट आते हैं वो, इसमें क्या पूछा, एफटीपीटी पूछा है। और डी है अटेंड फर्स्ट पोजीशन बाय सिक्योरिंग मोर देन 50%, ये तो बिल्कुल गलत है, ये पीआर का प्रोविजन। अब पोस्टल बैलेट क्या है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट को समझना है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु हैज इन द आर्म फोर्स, आर्मी में है, या इलेक्शन ड्यूटी में कोई पर्सन है जो इलेक्शन हो रहा है उसमें ड्यूटी है, तो क्या उसको भी तो वोट डालना है, तो उसका जो वोटिंग होगा दैट इज थ्रू द पोस्टल बैलेट। आर्मी में है, वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को वोट कर सकता है थ्रू द पोस्टल बैलेट, ठीक है। पोस्टल बैलेट से बटन दबाएगा, उससे उसको वोट कर सकता है वो। क्या वो देखा जाएगा कि जिसने सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट लाया वो जीत गया? नहीं, बिल्कुल फालतू की बात है, वेक सा बात है, ये बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये इसको दिया जाता है कि भाई कोई पर्सन है जो जिसमें इलेक्शन हो रहा है उसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, बट ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग द इलेक्शन में, उसकी ड्यूटीज है, इलेक्शन में वो ड्यूटी कर रहा है, वो सर्व कर रहा है, तो क्या उस समय वो कैसे वोट करेगा? तो नहीं, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कंट्री, नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट नंबर, अगर आप अभी रिसेंट इलेक्शन देखें जो 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें अगर वोट गिने, टोटल वोट को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, बट कांग्रेस पार्टी जस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट इन वन स्टेट इन द तेलंगाना, रेस्ट 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी लॉस्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ही लॉस्ट। बट अगर वोटिंग का देखें तो सबसे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस पार्टी को, 5 राज्यों को मिलाकर वोट देखे तो वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को आता है। तो क्या वो डिक्लेयर होगा? नहीं, ये नहीं है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो होगा एफटीपीटी में विनर होगा, ऑप्शन सी जो सही है। आप कंफ्यूज यहां बी सी में हो सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सी आंसर ऑटोमेटिकली आप टिक कर देंगे, और मेजोरिटी स्टूडेंट इसको सही किए। फर्स्ट पास द पोस्ट में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, और ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो आज का एमसीक्यू तो इतना ही है, हम एमसीक्यू पे बड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है तो हम एमसीक्यू पे ही इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हमने 14 एमसीक्यू है, 14 एमसीक्यू को हमने देख लिया है, उसके बाद 2 पैसेज है, उस पैसेज को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन एक क्वेश्चन का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, छोटा वीडियो उसको बनाएंगे और उसको हम इवन लॉन्च करेंगे, जस्ट नेक्स्ट डे हम इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी था, यूपीएससी पैटर्न का सारा क्वेश्चन हमने यूपीएससी पैटर्न का डाला था कि 4 स्टेटमेंट, फिर उसके स्टेटमेंट और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट को हमने डालने की कोशिश की थी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करे, बिकॉज अर्ली एज से अगर आप ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट लिए हो तो आपका एस्पिरेशन होता है कि आप एनडीए को एग्जाम को क्रैक करें, सीडीएस आगे जाके सीडीएस एग्जाम को क्रैक करें, आगे जाकर के आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको, और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने सिविल सर्वेंट को चुनने के लिए जो इलेक्शन करता है उसको कंटेस्ट करे और उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करे अपने आप को, तो आपका यहाँ से बेस जो बिल्टअप हो, उस बेस को बिल्टअप करना हम चाहते हैं। उसके कारण हमने जो एमसीक्यू है थोड़ा सा ट्रिकी डाला है, बट हमारे स्टूडेंट्स काफी इस एमसीक्यू को सही किए, एंड आई होपफुल कि वो अगले साल भी अपने आप को बेहतर प्रूफ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।